कल्पना कीजिए कि आप आने वाले समय में टाइम ट्रेवल कर पाए तो क्या होगा। अगर आपका वर्तमान और भविष्य एक दूसरे से टकरा जाए तो क्या होगा। आप अपने एक छोटे वर्जन यानी अपने बचपन में जाके अपने आप से मिल पाए तो क्या होगा। आप ऐसी कौन सी घटना को अपने बचपन में जाकर अपने छोटे वर्जन से नहीं करने को कहेंगे। इसी तरह की आज की कहानी है हमारी। साल 2050 का एक कैप्टन जो समय और स्पेस की सीमाओं को पार कर चुका है, एक असंभव मिशन पर निकलता है। एक वर्म होल, एक क्रैश लैंडिंग और फिर अपने छोटे स्वरूप से मुलाकात करता है। क्या ये दोनों मिलकर समय की धारा बदल पाएंगे या उनकी यह यात्रा पूरे ब्रह्मांड को अराजकता में डाल देगी। यह कहानी है साहस, संघर्ष और समय के नियमों को चुनौती देने की। एक ऐसी दुनिया की जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य की सीमाएं मिट चुकी हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम साल 2050 के भविष्य की झलक देखते हैं। एक सीन में एडम नाम का कैप्टन अपने स्पेस शिप के साथ तेजी से भाग रहा होता है, जबकि दूसरी स्पेस शिप उसका पीछा कर रही होती है और उस पर हमला कर रही होती है। इस हमले के दौरान एक गोली एडम के पेट में जाकर लग जाती है। घायल होने के बावजूद एडम अपनी स्पेस शिप में एक विशेष बटन दबाता है, जिससे एक वर्म होल निर्मित हो जाता है। इसके तुरंत बाद एडम अपने स्पेसशिप के साथ उस वर्म होल के जरिए कहीं गायब हो जाता है। अब कहानी वर्तमान समय में आती है। यहाँ हम एक बच्चे को देखते हैं जो स्कूल में अपने सहपाठियों द्वारा अक्सर परेशान किया जाता है। हालांकि उस बच्चे की तेज जुबान और बड़बोलेपन उसे अक्सर मुश्किल में डाल देते हैं, जिसके चलते वह कई बार पीट भी जाता है। उसकी माँ भी उसकी इन हरकतों से परेशान रहती है और उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है। एक शाम उसकी माँ उससे कहती है कि वह अपने ऑफिस के एक दोस्त के साथ डिनर पर जा रही है और उसे समय पर खाना खत्म करने की हिदायत देती है। इस पर वह बच्चा अपनी माँ की खिंचाई करते हुए मजाकिया लहजे में पूछता है, आप डिनर पर जा रही हैं या डेट पर। यह सवाल कहीं न कहीं उसकी भावनाओं को भी उजागर करता है, क्योंकि एडम के पिता की मौत एक कार दुर्घटना में हो चुकी थी और तब से उनकी जिंदगी अकेली और संघर्षपूर्ण हो गई थी। माँ के जाने के बाद वह गेम खेलने में मशगूल हो जाता है। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और उसका पालतू कुत्ता हॉकिंग डर कर घर से बाहर निकल जाता है। वह तुरंत अपने कुत्ते का पीछा करता है। बाहर निकलने पर वह देखता है कि आसमान से चिंगारियां गिर रही हैं। यह दृश्य देखकर वह घबरा जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह तुरंत अपना इनहेलर निकालकर सांस लेने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अस्थमा का मरीज था। डर और जिज्ञासा के बीच वह अपने पिता के गैराज में जाता है। वहां उसे एक आदमी दिखाई देता है। घबराकर वह उसे चोर समझ लेता है और अपना बैट उठा लेता है, लेकिन वह आदमी जो असल में एडम है उसे शांत करते हुए कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फिर एडम उससे पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है। तब वह बच्चा जवाब देता है, वो ड्रैक के साथ डिनर पर गई है। यह सुनकर एडम मजाकिया अंदाज में कहता है, ओह वो ड्रैक, वही जिसकी बकरे जैसी दाढ़ी है। इसके बाद एडम अपने घाव की मरहम पट्टी और खाने का कुछ सामान लेने के लिए घर में आता है। इस दौरान वह बच्चा उसके हाव भाव और आंतों को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि एडम बिल्कुल उसी की तरह बर्ताव कर रहा था। जब एडम अपने घाव को साफ करने लगता है तो उसके शरीर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वह मजाकिया अंदाज में बच्चे से कहता है, अपनी नाक बंद कर लो, क्योंकि खांसी के साथ गैस भी निकल रही है। बच्चे को एडम और उसके अजीबोगरीब सामान को लेकर उसके मन में अजीबो सवाल उत्पन्न होने लगते हैं। वह उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन एडम उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। तभी गलती से एडम के मुंह से एडम नाम निकल जाता है। यह सुनकर वह बच्चा चौंक जाता है और पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। यहाँ से एडम सच्चाई बताने का फैसला करता है और उसे सब कुछ समझाता है। दरअसल वह छोटा बच्चा जूनियर एडम होता है, जो बड़ा होकर बड़ा एडम बनेगा। एडम जूनियर एडम को अपनी पूरी कहानी और भविष्य से आने का रहस्य बता देता है। यह सब सुनकर जूनियर एडम घबराहट में बेहोश होने लगता है। बड़ा एडम तुरंत उसे उसका इनहेलर देता है। इन सब के बाद जूनियर एडम को एहसास होता है कि वह और बड़ा एडम दरअसल एक ही इंसान है और बड़ा एडम भविष्य से यहाँ आया है। इसके बाद बड़ा एडम जूनियर एडम को अपने साथ स्पेस शिप में ले जाता है, क्योंकि वह स्पेस शिप क्रैश हो गया था और उसे ठीक करना जरूरी था। बड़ा एडम स्पेस शिप के ऑटोमेटिक रिपेयर सेटिंग को ऑन करता है, जिससे टाइम ट्रेवल शिप खुद ही ठीक होने लगता है। इसके बाद वह जूनियर एडम से कहता है, अब तुम अपने घर पर लौट जाओ ताकि तुम्हारी मॉम को शक ना हो।
जूनियर एडम घर लौट आता है और कुछ देर बाद उसकी मॉम वापस घर पहुंचती है। उनके साथ उनका वही दोस्त भी आता है जिसे मॉम डिनर पर ले गई थी। उसे देखते ही जूनियर एडम अपनी मजाकिया आदत को जारी रखते हुए कहता है, तुम्हें अपनी बकरे जैसी दाढ़ी पर बहुत नाज होगा ना। जूनियर एडम के मजाकिया और संवेदनशील व्यवहार से उसकी माँ बहुत आहत होती है। अगले दिन जब उसकी माँ ऑफिस जाती है तो जूनियर एडम फिर से बड़े एडम से मिलने चला जाता है। वहां पहुंचकर वह बड़ा एडम की बॉडी को देखकर हैरानी से कहता है, तो क्या फ्यूचर में मेरी बॉडी इतनी अच्छी दिखेगी? वाह, क्या मैं फ्यूचर में लड़कियां भी पटाऊंगा? मेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी? बड़ा एडम उसकी इस बात से चिढ़ते हुए जवाब देता है, तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? यहाँ यूनिवर्स में इतनी बड़ी समस्याएं चल रही है और तुम्हें लड़कियां पटाने की पड़ी हैं? क्या लड़कियां पटाना 2050 से यहाँ आने के मकसद से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? बड़ा एडम और जूनियर एडम मार्केट में दवाइयां लेने जाते हैं। वहां पहुंचकर बड़ा एडम जूनियर एडम को बाहर रुकने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां जूनियर एडम के स्कूल के बच्चे आ जाते हैं जो उसे परेशान करने लगते हैं। बड़ा एडम यह देखकर जूनियर एडम को हिम्मत देने के लिए कहता है, जाओ उन्हें दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो। जूनियर एडम आत्मविश्वास के साथ उन बच्चों का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन स्थिति उसके पक्ष में नहीं रहती और वह फिर से पीटकर भाग जाता है। यह देखकर बड़ा एडम उन बच्चों के पास जाता है और उन्हें डरा धमकाकर चुप कर देता है। उसकी धमकी से बच्चे इतने डर जाते हैं कि उनकी पैंट गीली हो जाती है। घर लौटने के बाद जूनियर एडम बड़ा एडम के सामान को उत्सुकता से देखने लगता है। उसे सामान में एक फोटो मिलती है। जब वह बड़ा एडम से इस बारे में पूछता है तो बड़ा एडम बताता है कि ये मेरी पत्नी है। यह सुनकर जूनियर एडम मजाक में कहता है, तो ये हमारी पत्नी हुई है ना। यह बात बड़ा एडम को गुस्सा दिला देती है और वह चिढ़कर वहां से एक बार में चला जाता है। बड़ा एडम जब बार में पहुंचता है तो वह अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ वेटर से बातचीत कर रही होती है और अपने बेटे के व्यवहार को लेकर काफी दुखी महसूस कर रही होती है। वह कहती है कि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका बर्ताव उन्हें तकलीफ देता है। यह सुनकर बड़ा एडम खुद को रोक नहीं पाता और कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसकी माँ, जो यह नहीं जानती कि यह बड़ा एडम कौन है, जवाब देती है, शायद तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते होंगे। इस पर बड़ा एडम भाग होकर कहता है, हाँ बहुत। अपनी माँ के लिए अपनी आंखों में झलकती भावना को देखकर माहौल गहराई से भर जाता है, लेकिन बड़ा एडम ज्यादा कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। अब कहानी में नया मोड़ आता है। मूवी के असली विलन की एंट्री होती है। दरअसल फिल्म की शुरुआत में जो लोग बड़ा एडम का पीछा कर रहे थे वे सरियन के लोग थे। सरियन का नेतृत्व माया कर रही थी, जो एक लालची और चालाक महिला थी। माया टाइम शिप का इस्तेमाल कर टाइम ट्रेवल करके बेहिसाब पैसा कमा रही थी। एडम को यह जानकारी मिलती है कि उसकी पत्नी लौरा को माया की कंपनी ने 2018 में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा था, लेकिन यह वापस नहीं आई। माया ने एडम को बताया कि लौरा का जेट सही से काम नहीं कर रहा था और वह क्रैश हो गया, जिससे लौरा की मृत्यु हो गई। हालांकि पूरे मिशन में लौरा सबसे बेहतरीन पायलट थी, जिससे एडम को सरियन पर शक होने लगता है। बिना अनुमति के एडम सरियन की एक स्पेसशिप में चुपके से सवार हो जाता है, जो केवल उसके डीएनए से ही चालू हो सकती थी। उसका लक्ष्य 2018 में वापस जाना था, लेकिन वह गलती से वर्तमान में पहुंच जाता है। माया भी अपने कुछ अत्याधुनिक सोल्जर्स के साथ वर्तमान में पहुंच जाती है और फिर सरियन के लोग एडम पर हमला कर देते हैं। हालांकि एडम एक के बाद एक सभी का मुकाबला करता है। इस बीच माया और उसका सहयोगी क्रिस्टस भी वहां पहुंच जाता है ताकि वे उसे पकड़कर 2050 में वापस ले जा सकें। क्रिस्टल एडम से स्वाड फेंकने को कहता है और उसे मारने लगता है। इसी दौरान माया एडम से कहती है, तुम और लौरा मेरे लिए परिवार जैसे थे। मैंने लौरा को नहीं मारा, अब बहुत हो चुका, अब वापस चलो। तभी वे लोग एडम को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर रहे होते हैं। तभी अचानक लौरा आ जाती है। वह आते ही उनके ऊपर हमला कर देती है। मौका पाते ही एडम अपनी स्वाड लेकर उन सभी को परास्त करना शुरू कर देता है और लौरा के साथ उसकी वैन में निकल जाता है। लौरा उससे पूछती है कि यह बड़बोला कौन है, तो एडम उसे बताता है कि तुमने हमेशा कहा था कि काश मैं तुमसे पहले मिलती, तो लो अब मिल लो मुझसे। लेकिन सरियन अब भी उनके पीछे था। किसी तरह वे वहां से बचकर निकल जाते हैं। एडम लौरा से पूछता है, आखिर तुम हमें कैसे ढूंढ पाई? तो लौरा उसे बताती है, मैं डेटा एनालाइज कर रही थी, तभी मुझे पता चला कि किसी ने 2018 में आकर पास्ट के साथ छेड़छाड़ की थी। दरअसल 2018 में एडम के डैड ने टाइम मशीन बनाई थी और इसलिए माया 2018 के स्टॉक्स के टिप्स लेकर
वहां आई थी। वह उन पॉलिटिशियनों को खत्म करने आई थी जो उसे भविष्य में टाइम ट्रेवल करने से रोक रहे थे। जब मुझे पता चला कि कोई 2018 में गया है तो मैंने भी 2018 में जाने का निर्णय लिया। जब सरियन को लौरा के वहां आने की खबर मिली तो उन्होंने उसके जेट को उड़ा दिया, लेकिन लौरा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल गई और 2018 में फंस गई। इसके बाद एडम और लौरा के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। फिर जूनियर एडम उन दोनों से कहता है, मुझे लगता है कि मुझे वॉक पर निकल जाना चाहिए, और फिर वह दोनों को छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद लौरा एडम से कहती है, तुम्हें 2018 में फिर से जाना होगा और टाइम मशीन को बनने से रोकना होगा ताकि भविष्य में सब कुछ सामान्य हो सके। एडम उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन लौरा उसे बताती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारा जेट सिर्फ तुम्हारे डीएनए को ही स्वीकार कर सकता है। तुम्हारा और जूनियर एडम का डीएनए एक जैसा है, लेकिन मेरा नहीं, इसलिए मैं यहीं रहकर सबको रोकूंगी। मैंने इस दिन के लिए सालों से डिफेंस तैयार कर रखी है। तभी सरियन के लोग वहां पहुंचकर हमला कर देते हैं। लौरा एडम को समझाकर वहां से भेज देती है और फिर सरियन के लोग उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन लौरा अपनी गन से उन सभी को मार देती है। इसी बीच माया खुद वहां आ जाती है और लौरा से पूछती है, बताओ तुम्हारा पति कहाँ है। लौरा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, वह थोड़ा बिजी है, और फिर माया उसे शूट कर देती है। दूसरी ओर एडम अपने जेट के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था, जबकि माया उसे स्पीड से पीछा कर रही थी। जेट की तेज रफ्तार के कारण जूनियर एडम की हालत खराब हो रही थी। किसी तरह एडम माया को चकमा देकर और टाइम रोड क्रिएट करके वहां से निकल जाता है। फिर दोनों यानी एडम और जूनियर एडम 2018 में पहुंच जाते हैं, जहां एडम के डैड अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टाइम ट्रेवल पर लेक्चर दे रहे थे। एडम भी उनकी क्लास अटेंड कर रहा था। जब सारे बच्चे क्लास छोड़ जाते हैं तो उसके डैड उसे देख लेते हैं और एक ही झटके में पहचान लेते हैं एडम। तभी जूनियर एडम भी वहां आ जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। एडम के डैड तुरंत समझ जाते हैं कि वे लोग टाइम ट्रेवल करके यहाँ आए हैं। फिर एडम के डैड कहते हैं, देखो मैं तुम्हें दोनों को देखकर खुश हूँ, लेकिन तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। वे लगातार उन्हें स्पीच देते हैं, तुम वापस चले जाओ, प्रोग्राम के हेड ने तुम्हें यहाँ कैसे आने दिया, तुम यूनिवर्स की इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एडम उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे लगातार बोलते ही जा रहे थे। गुस्से में आकर एडम अपने डैड को एक पंच मारता है। इसके बाद एडम के डैड जूनियर एडम से पूछते हैं, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, फिर बड़े होकर इतने बदतमीज कैसे हो गए। और फिर एडम को भी एक जोरदार पंच मारते हैं। जब दोनों का दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाता है तो एडम अपने डैड को समझाता है, सिरियन आपको धोखा देगी। आपके पल्स मशीन के सक्सेस के बाद माया इसका गलत इस्तेमाल करेगी और फिर भविष्य में इसे अपने फायदे के लिए उपयोग करेगी। इसलिए हमें टाइम मशीन को इन्वेंट होने से रोकना पड़ेगा। इस बीच माया, जो 2050 से 2018 तक एडम का पीछा करती हुई आई थी, खुद से मिलने जाती है। 2018 की माया उसे देखकर बहुत गुस्सा होती है और कहती है, तुम बार बार ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारी वजह से पूरी यूनिवर्स के टाइम में बदलाव होगा। 2050 की माया उसे समझाती है, हमें तुम्हारे दोस्त एडम को रोकना होगा, नहीं तो भविष्य में टाइम ट्रेवल संभव नहीं हो पाएगा और तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो सकेगा। वह इन सबको नष्ट करना चाहता है और री इन्वेंशन को रोकना चाहता है। इसके एडम के पिता एडम से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, क्योंकि जो होना है वह हो जाना चाहिए, क्योंकि यही नियति है, तुम भविष्य को नहीं बदल सकते। और वे उसकी मदद से साफ इनकार कर देते हैं। इसके बाद एडम और जूनियर एडम अकेले यह जिम्मेदारी उठाने का फैसला करते हैं और वे सिरियन की लेबोरेटरी में जाकर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर नष्ट करने का प्लान बनाते हैं। एडम जूनियर एडम को अपने बैग से एक गैजेट देता है जो उसे बैकअप के रूप में चाहिए। लैब में प्रवेश करते वक्त फ्यूचर से आए माया के सोल्जर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें 2050 में वापस ले जाएंगे। लेकिन जूनियर एडम अपने गैजेट से ड्रोन को कंट्रोल करके सभी सोल्जर्स को नष्ट करना शुरू कर देता है। एडम भी अपने स्वार से उन सोल्जर्स पर हमला करने लगता है। इसी दौरान एक कार एडम को टक्कर मारने वाली थी, लेकिन तभी एडम के डैड एक और कार लेकर आते हैं और उस कार को अपनी कार से टक्कर मारकर रोक देते हैं। इसके बाद एडम अपने डैड से कहता है, आज तो आपने मार ही डाला था, आप यहाँ आए ही क्यों हो। इस पर एडम के डैड कहते हैं, जो काम तुम करने जा रहे हो वह मेरे बिना करना असंभव होगा। एडम कहता है, मुझे एक्सीलरेटर को तबाह करना है। इस पर उसके डैड जवाब देते हैं, हमें इसे रोकने के लिए एक्सीलरेटर को नहीं बल्कि मेरी गणितीय इक्वेशन को नष्ट करना होगा जो एक ड्राइव में है। फिर एडम के डैड उसे एक बड़ी सी लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं और वह ड्राइव निकालकर उसे एडम को दे देते हैं। लेकिन तभी 2018 और 2050 की माया वहां आ जाती है।
एडम के डैड 2018 वाली माया से कहते हैं, हम दोनों में एक समझौता हुआ था कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगी। इस पर 2050 वाली माया कहती है, यह सब मेरा है और क्या करना है यह सब मैं डिसाइड करूंगी। और फिर वह एडम से ड्राइव मांगती है। जब एडम ड्राइव देता है तो माया जूनियर एडम को लेकर आती है, जिसे उसने बंदी बना लिया था। वह एडम को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, लेकिन एडम के इशारे पर जूनियर एडम माया को धक्का दे देता है, जिससे माया की गन से एक बुलेट निकलकर लेबोरेटरी के शील्ड पर लगती है, जिससे लेबोरेटरी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर चालू हो जाता है और लोहे की सारी चीजें उससे चिपकने लगती हैं। यहाँ तक कि फ्यूचर से आए रोबोट्स भी उस एक्सीलरेटर से चिपकने लगते हैं। एक रोबोट जो एक्सीलरेटर की तरफ खींच रहा था, जूनियर एडम को भी साथ में खींच लेता है और दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। एडम के डैड एक्सीलरेटर को बंद करने की कोशिश करते हैं और माया के कहने पर क्रिस्टो एडम से ड्राइव छीनने की कोशिश करता है। तभी जूनियर एडम खुद को उस फ्यूचरिस्टिक सोल्जर से छुड़ाकर भाग निकलता है और एडम की स्वाड उठाकर क्रिस्टो पर हमला करने आता है, लेकिन वह खुद ही पिट जाता है। इस दौरान क्रिस्टोफर एडम को जमीन पर गिराकर ड्राइव छीनने की कोशिश करता है। तभी एक्सीलरेटर की पावर बढ़ने की वजह से दूर खड़ी लोहे की चीजें खींचकर एक्सीलरेटर की तरफ आने लगती हैं। एडम इस मौके का फायदा उठाकर क्रिस्टोफर को ऊपर धक्का देता है और वह एक्सीलरेटर में जाकर गिरकर मर जाता है। सिस्टम के खराब होने के कारण वहां की सारी लोहे की चीजें तेजी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर की ओर खींचने लगी और एडम के डैड लुई भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। तभी 2018 की माया आकर उन पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है, मुझे वो ड्राइव दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। लुई आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम्हें उससे पहले मुझे मारना होगा। एडम फिर कहता है, डैड ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि वो बंदूक तुम्हारा चुराने के बाद हमें चुराएगी। माया कहती है, सॉरी लुई मुझे मजबूर मत करो। और लुई से कहती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अपने बेटे से पूछ लो। वह फिर बताती है, मैंने एडम की वाइफ को 2 बार मारा है। यह सुनकर 2018 की माया को बहुत बुरा लगता है। जैसे ही माया गोली चलाती है, एक्सीलरेटर के ऑन होने की वजह से बुलेट घूमकर 2018 वाली माया को लग जाती है, जिससे दोनों माया मर जाती है। अब एक्सीलरेटर उस एरिया को पूरी तरह से नष्ट कर रहा था, लेकिन तीनों समय रहते वहां से बच निकलने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद तीनों अपने घर वापस जाते हैं। लुई अपने बेटे से माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा और नहीं तुम्हारा ख्याल रख पाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जूनियर एडम पूछता है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? लुई जवाब देता है, हाँ एक काम है जो हम एक साथ करना चाहिए। और फिर तीनों मिलकर एक गेम खेलते हैं। गेम खेलते हुए दोनों एडम गायब हो जाते हैं। अब प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि एडम अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उन्हें अच्छे से ट्रीट करता था। इसके बाद 2050 में एडम की वाइफ अभी भी जिंदा थी, क्योंकि 2018 में माया के मरने के बाद वह फ्यूचर में कभी आई ही नहीं और इसी मोमेंट पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।